तो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं उत्तराखंड विषय से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूं और ये टॉपिक उत्तराखंड की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने दोस्तों इस समय अगर आप लोग मुझसे लगातार पिछले समय से जुड़े हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने उत्तराखंड इतिहास में पूरे प्रागैतिहासिक इतिहास से मैं उत्तराखंड इतिहास को शुरू करता आया हूं। उसके पश्चात हम लोगों ने इसमें रियासत जैसे पवार राजवंश को शुरू किया, उसे समाप्त किया। पवार राजवंश के पश्चात चंद राजवंश को शुरू किया, उसे समाप्त किया। यहां तक हमारा इतिहास पूर्ण तरीके से उत्तराखंड का हो चुका है। अब हम लोगों ने कदम बढ़ाया है थोड़ा सा आगे, यानी कि उत्तराखंड में गोरखा शासन की ओर। दोस्तों, इससे पहले मैं गोरखा शासन पार्ट 1 एक वीडियो आपके सामने ला चुका हूं और उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ गोरखा जो साम्राज्य था या जो नेपाल राज्य था उसके पूरे इतिहास पर चर्चा डाली है। वहां पर जो शाहवंश था वो किस प्रकार से वहां पर स्थापित हुआ और किन किन परिस्थितियों में धीरे धीरे उसने एक छोटे से गोरखा राज्य से पूरे नेपाल को एक छत्र किया। हमने देखा था एक राजा ऐसा आया था यानी कि पृथ्वी नारायण शाह, जिन्होंने पूरे नेपाल को एक छत्र किया और वहीं से उसके पश्चात अब हम लोगों ने देखा कि इनका साम्राज्य इतना बड़ा हो गया है। हम लोगों ने उस वीडियो में यह भी अध्ययन किया था कि जो अखंड नेपाल था वो वास्तव में आज के नेपाल से कई गुना बड़ा था और उस अखंड नेपाल में हमारा देश का उत्तराखंड भी उसमें शामिल था, हिमाचल प्रदेश उसमें शामिल था, पश्चिम बंगाल शामिल था, बिहार, सिक्किम, ये सब उसके हिस्से में शामिल थे। तो दोस्तों, हम लोगों को वहां तक तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा पहला पार्ट का वीडियो अवश्य देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आज जो पार्ट 2 है, इसमें ये पार्ट 2 दोस्तों हम लोगों ने चर्चा करनी है, यानी कि नेपाल का उत्तराखंड पर आक्रमण या फिर जो गोरखा साम्राज्य है, गोरखा साम्राज्य का उत्तराखंड में जो शासन स्थापित हुआ, आज इस वीडियो पर मैं चर्चा करने वाला हूं। और इसमें दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि लगभग 4-5 पार्ट इसके आएंगे और मैं पूरा डिटेल से आपके सामने गोरखा प्रशासन को लाने का प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों, आप अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगता है तो YouTube में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। बस आपसे इतनी विनती है। बाकी चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के अपने इस महत्वपूर्ण टॉपिक को, यानी कि उत्तराखंड में देख लीजिए उत्तराखंड में गोरखा शासन। और गोरखा शासन दोस्तों हम लोग यहां पर अध्ययन करेंगे उत्तराखंड में गोरखा शासन का सन 1790 से सन 1815 ईस्वी तक। ये यहां पर उत्तराखंड में दोस्तों गोरखा शासन है और इस दौरान गोरखों का हम लोग जानेंगे कि सन 1790 से ये तो इनका दोस्तों कुमाऊं में शासन स्थापित होते हुए दिखाई देगा। इसके अलावा 1804 ईस्वी में ये गढ़वाल पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लेंगे, अर्थात हम संपूर्ण उत्तराखंड पर इसमें 1804 के बाद गोरखा साम्राज्य पड़ेंगे। और फिर दोस्तों ये सन 1815 ईस्वी तक आप सभी लोग जानते हैं, जब तक कि अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेगा और जो संगोली की संधि है वो संधि ना हो जाए, उस समय तक यहां पर गोरखों का साम्राज्य स्थापित बना रहेगा। तो इस वीडियो में आज दोस्तों हम लोग उत्तराखंड में गोरखा शासन को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। ध्यान से देखिएगा, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग गोरखा शासन उत्तराखंड में पढ़ने से पहले हम लोगों को जब तक ये पता ना हो कि जब देखो ये तो नॉर्मली पता हो गया 1790 में गोरखा राज्य उत्तराखंड में स्थापित हुआ था और सबसे पहले कुमाऊं क्षेत्र गोरखा राज्य के अधीन में चले गया था। तो ये तिथि तो पता है, लेकिन हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि गोरखा राज्य जब स्थापित यहां हुआ उससे ठीक पहले उत्तराखंड की स्थिति कैसी थी। भाई क्या क्या यहां पर साम्राज्य थे, कैसे किन परिस्थितियों में इन्होंने यहां पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, तो थोड़ा सा इसको ही देखेंगे। आइए चलिए, ये मैंने उत्तराखंड का नक्शा बनाया है और उत्तराखंड के नक्शे में आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला क्षेत्र, ये दोस्तों इधर वाला हमारा कुमाऊं मंडल है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये हमारा यहां पर गढ़वाल मंडल है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर किसकी, कुमाऊं मंडल की, क्योंकि सन 1790 में इनका जो आधिपत्य स्थापित हुआ वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इस कुमाऊं मंडल पर ही हुआ था। तो आइए चलिए सबसे पहले कुमाऊं मंडल में देखते हैं कि इस दौरान कुमाऊं की स्थिति कैसी है। दोस्तों सिंपल सी बात, कुमाऊं में इस समय आप सभी लोग जानते हैं चंद राजवंश यहां पर स्थापित है। नॉर्मल सी बात, सिंपल सी बात समझ गए आप, चंद राजवंश है। और चंद राजवंश में भी इस समय अगर हम लोग शासक की बात करें तो यहां पर दोस्तों इनका जो अंतिम शासक है वो इस समय महेंद्र चंद है।
भाई महेंद्र चंद है, इसके बाद गोरखा आधिपत्य हो जाएगा, महेंद्र चंद को ही लास्ट शासक माना जाता है। यानी कि कुमाऊं में अगर स्थिति देखिए चंद राजवंश है, चंद राजवंश बिल्कुल पतन की ओर अग्रसर है, पतन होना ही है, 1790 में गोरखों का अधिकार हो जाएगा और महेंद्र चंद आखिरी शासक है। आइए गढ़वाल में यहां पर स्थापित है पवार राजवंश, और इस पवार राजवंश में इस समय दोस्तों अगर शासक की बात करें तो इस समय इनकी गद्दी पर बैठे हुए हैं राजा प्रद्युम्न शाह। और प्रद्युम्न शाह दोस्तों शासक तो महान है, लेकिन परिस्थितियां बहुत ही बेकार है इस समय इसके यहां पर गढ़वाल में। शासक अच्छा था लेकिन परिस्थितियां डमाडोल है। तो ये सिचुएशन है गढ़वाल और कुमाऊं की, यानी कि गोरखा आक्रमण के समय चंद राजवंश स्थापित है, चंद राजवंश में महेंद्र चंद है। गढ़वाल में इस समय जब आक्रमण उत्तराखंड में हुआ तो पवार राजवंश है और पवार राजवंश में प्रद्युम्न शाह गद्दी पर बैठे हैं। ये सिचुएशन मैंने आपको शुरुआती समझा दी और आप समझ भी गए होंगे। और सिंपल सी बात है दोस्तों, कोई ज्यादा नहीं। जो लोग पहली बार उत्तराखंड को पढ़ रहे हैं उन लोगों को बिल्कुल जमी से हम लेकर चले जाएंगे, एक एक चीज आपको मैं समझाऊंगा। जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है उनके लिए एक रिवीजन का काम करेगा और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बीच में आएंगे वो आपके लिए काम कारगर साबित होगी परीक्षाओं के लिए। यहां से दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। और इस जो गोरखा साम्राज्य है, अंग्रेजी प्रशासन है और उत्तराखंड का जो आधुनिक इतिहास है, इसको आजकल आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि यहां से अंदर से फैक्ट पूछे जा रहे हैं। तो जिनका ये मजबूत है वो आसानी से जो है यहां से क्वेश्चन कर जाते हैं। तो दोस्तों इस समय गोरखा आक्रमण से पूर्व उत्तराखंड की स्थिति पर मैंने आपके सामने चर्चा की, आप लोग समझ गए होंगे क्या परिस्थितियां हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि अब हम लोगों को यहां पर देखना है कि आखिर में जो गोरखा का आक्रमण था इसके कारण क्या रहे, गोरखों ने क्यों आक्रमण किया उत्तराखंड में, ये हम लोगों को अध्ययन पढ़ना है। या फिर गोरखों के जो आक्रमण के कारण थे वो क्या रहे होंगे, तो उस पर हम लोगों को चर्चा करनी है। इसे आप ध्यान से समझिएगा कि क्या जरूरत पड़ी गोरखों को उत्तराखंड में आक्रमण करने की। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों जो आपको समझना है, इस समय अगर मैं गोरखों की बात करूं तो गोरखा साम्राज्य दोस्तों, ये जो आपको बॉर्डर यहां पर दिख रहा है ये वाला, ये ठीक इसके पूर्व में, हमारे उत्तराखंड के पूर्व में नेपाल राज्य है। और ये नेपाल राज्य इस समय मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने पूरे गोरखा के इतिहास पर चर्चा की है, वहां पर हमने देखा कि वहां पर एक शासक ऐसा आया पृथ्वी नारायण शाह, जिसने लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपने क्षेत्र का विस्तार किया और इसके बाद के जो राजा हैं वो विस्तार करते गए। और इस विस्तार में करते करते इनकी जो सीमा थी ये उत्तराखंड की काली नदी यानी कि उत्तराखंड से टकराने लगी। अब जब उत्तराखंड से टकराएगी, अब इनको तो भाई देखो साम्राज्य विस्तार करना है, विस्तार का दौर चल पड़ा है, महान शासक है नेपाल में, ये तो बढ़ाएंगे, जो बीच में बाधा आएगी उसको फेंक कर चले जाएंगे। तो बाधा आ गई कौन सी, यानी कि कुमाऊं वाली क्षेत्र। तो जब कुमाऊं बाधा आई, इसको इन्होंने फेंक कर उखाड़ के फेंकना है, यहां पर अपना अधिकार स्थापित करना है, क्योंकि इन्हें सीधा हिमाचल तक जो जाना है, एचपी को तक इन्होंने जीता था दोस्तों। तो पहला रीजन यही था कि नेपाल साम्राज्य, यानी कि जो मैंने पहला आपको रीजन बताया, एक आप समझ गए होंगे कि साम्राज्य का बढ़ता हुआ क्षेत्र और काली नदी तक टकराहट, काली नदी तक इनका क्षेत्र पहुंच गया था। तो पहला कारण यही था। दूसरा कारण था दोस्तों, यानी कि यहां पर जो चंद राजवंश स्थापित था, ये जो चंद राजवंश है, इस चंद राजवंश में एक शख्स था जिसे हम लोग लगातार चंद राजवंश की वीडियो में मैं आपको पढ़ाता आया, उसका नाम था हर्षदेव जोशी। दूसरा कारण था हर्षदेव जोशी। आप लोग जानते हैं ये चंद राजवंश की गद्दी प्राप्त करना चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी एक दो बार इसे स्वाद तो मिल गया था गद्दी का, लेकिन फिर भी यहां पर मोहनचंद गद्दी पर बैठ गया था। मोहनचंद के बाद दोस्तों हर्षदेव को पराजित किया था मोहनचंद के भाई यानी कि लाल सिंह ने। लाल सिंह के पराजित होने के बाद फिर ये यहां से उदासीन होकर, हमने देखा था पवार शासक से भी सहायता मांगी, लेकिन प्रद्युम्न शाह ने कहा कि भाई तू निकल जा, तू जो है घर का बेदी है, उधर से इधर करता जा रहा है, इसीलिए विभीषण कहा जाता है इसको, समझ गया आप, उत्तराखंड का विभीषण। तो हर्षदेव जोशी यहां से निकाला गया और यहां पर शासन किसका हुआ, मोहनचंद का जो बेटा था यानी कि महेंद्र चंद। किसने बैठाया, मोहनचंद का भाई लाल सिंह ने बैठाया। तो गद्दी पर जो है अब इस समय कौन था, महेंद्र चंद, और महेंद्र चंद को हर्षदेव जोशी हर हालत में यहां से उखाड़ फेंकना चाहता था। अब इसने क्या काम किया, यहां से तो सहायता नहीं मिल रही प्रद्युम्न शाह से, तो सीधा प्लेन बनाया कहां पर, नेपाल की ओर। इसने सोचा
कि नेपाल राजा से मुझे कहना पड़ेगा कि भाई आजा, उत्तराखंड में जो है स्थिति डमाडोल है, बिल्कुल खत्म अवस्था में चले गया है, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, आकर जो है लूट कर ले जा। इसे क्या पता था कि ये आकर यहाँ पर गद्दी पर बैठ जाएगा। इसने सोचा आके लूट कर ले जाएगा, चले जाएगा, मैं गद्दी पर वापस बैठ जाऊंगा। तो हर्षदेव जोशी की जो चाणक्य नीति थी हर बार फेल हो रही थी। तो इसने दोस्तों दूसरा कारण आप क्या मानेंगे, यानी कि हर्षदेव जोशी का इनको निमंत्रण, इसने दोस्तों निमंत्रण दिया गोरखा शासक को, आइए कुमाऊं पर आक्रमण कीजिए, लूट कर ले जाइए। दूसरा कारण। तीसरा कारण है इस समय जो चंद राजवंश है, चंद राजवंश आर्थिक रूप से बिल्कुल कंगाल हो चुका है, इसका राजकोष बिल्कुल खाली हो चुका है, और यहां पर जो अब शासक है दोस्तों ये भी अयोग्य शासक गद्दी पर बैठे हैं। ये भी एक कारण था यहां पर इनके अधिकार करने का। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो चंद राजवंश में जो प्रजा थी, प्रजा इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि यहां पर लगातार जो षड्यंत्र चल रहे थे उस षड्यंत्र में प्रजा पिस रही थी, और एक के बाद एक कभी कौन गद्दी पर बैठ रहा, कभी कौन गद्दी पर बैठ रहा, षड्यंत्र पर षड्यंत्र चल रहे, राजकोष को खाली कर दिया, प्रजा पर टैक्स लगा रहे, प्रजा असंतुष्ट हो गई, और प्रजा भी चाह रही थी कि भाई इनसे कोई छुटकारा दिला दे, कोई नया राजवंश आ जाए, उसको ही जेल लेंगे, लेकिन इनको नहीं जेल सकते। तो प्रजा ने भी जब इन्होंने आक्रमण किया कोई विरोध नहीं किया। वो अलग बात है कि गोरखियाली शासन इससे भी बदतर रहा, इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी थी गोरखों ने उत्तराखंड में दोस्तों। तो ये सारे वो कारण थे जो नेपाल राजा को यहां पर आने के लिए मजबूर कर रहे थे, और ये आया और जमीन दोज कर दिया पूरे के पूरे कुमाऊं क्षेत्र को और पूरे उत्तराखंड क्षेत्र को। तो ये दोस्तों वो मैंने कारण आपको बताएं। सबसे पहले आपको कारण पता होना चाहिए, ये मैं उन सभी के लिए कह रहा हूं जो आप लोग अच्छे तैयार, जो मेंस के लिए भी तैयारी करते हैं, क्योंकि आजकल उत्तराखंड का मेंस में भी बहुत बड़ा बोलबाला है, उनके लिए भी सिस्टम पता होना चाहिए, और जो वैसे भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी एक सीक्वेंस पता होना चाहिए कि गोरखों ने क्यों आक्रमण किया होगा। ये मैंने आपको बताया, यानी कि उत्तराखंड में यहां पर इनके आक्रमण के कारण, और मैंने यहां पर दोस्तों इन कारणों को लिखा भी है। गोरखा आक्रमण के क्या कारण थे देख लीजिए। पहला कारण यानी कि गोरखा साम्राज्य की सीमा का विस्तार, अर्थात जो सीमा बढ़ रही थी, कुमाऊं स्थित काली नदी से सीमा की टकराहट, तो यह भी एक कारण था, भाई इसे उखाड़ कर फेंकना था क्योंकि बीच में बाधा आ गई है तो बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा कारण था कि चंद राजवंश, पवार राजवंश, ये दोनों की दोनों राजवंश ऐसे थे, इन दोनों में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। आपने मुझसे लगातार पिछली वीडियो पढ़ी हुई, तो हम देख रहे कि कैसे बिल्कुल आपस में इनकी जो है अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। हर कोई गद्दी प्राप्त करना चाह रहा है, षड्यंत्र पे षड्यंत्र चल रहे हैं। ये वो सारे कारण हैं जो गोरखों के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरा, कमजोर शासकों का उदय और आर्थिक रूप से कंगाल, राजकोष का खाली हो जाना। हर्षदेव जोशी की चाणक्य नीति, अर्थात गोरखों को कुमाऊं में आक्रमण के लिए निमंत्रण देना। चंदों से वर्षों पुरानी दुश्मनी, एक ये भी कारण है भाई। देखो, चंद राजवंश से इनकी बहुत पुरानी दुश्मनी भी है। हम लोग लगातार पढ़ रहे भारतीय चंद के समय से, डोडी राज्य इनको कहते हैं, नेपाल राज्य, तो उस दौरान ये लगातार टैक्स दिया करती थी, कौन, चंद राजवंश। लेकिन बाद में फिर चंद राजवंश शक्तिशाली होता गया, फिर उल्टा जो है डोडियों पर आक्रमण होते गए। छोटे, जब डोडी राज्य छोटे से उसमें था तो बहुत सारे डोडियों से इनके आक्रमण हुए, तो एक दुश्मनी भी थी भाई, पहले से चली आ रही। इतिहास तो इतिहास होता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं कारण था, बदला लेने का भी इस समय इनके पास मौका था क्योंकि शक्तिशाली राज्य था। इसके अलावा दोस्तों कुमाऊं प्रजा चंदों की शोषणकारी नीतियों से परेशान हो गई थी, जिस कारण प्रजा ने कोई भी विरोध नहीं किया गोरखों का। तो ये सारे दोस्तों कारण थे, आपको ये सभी कारण आने चाहिए। उम्मीद करता हूं आप कारण भी समझ गए होंगे कि आखिर में क्यों गोरखों ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और एक एक चीज मैं आपको दोस्तों यहां पर समझाऊंगा। अब देखिए, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि उत्तराखंड पर आक्रमण के समय गोरखा राजवंश, ये बहुत जरूरी समझना है कि जब उत्तराखंड पर गोरखा राजवंश ने आक्रमण किया, यानी कि 1790 ईस्वी में, तो उस दौरान 1790 ईस्वी में गोरखा राजा कौन था, यानी कि वहां का राजा कौन था, और जिन्होंने आक्रमण किए थे क्या वो मंडली थी, किस प्रकार से, यहां पर वो नाम आपको याद रखने होते हैं क्योंकि आते हैं युद्ध में कौन कौन शामिल थे। तो आइए चलिए थोड़ा सा दिखाता हूं दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से आपको पढ़ाया, लेकिन फिर भी यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं। अगर बात करें इस समय राजा की, किस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, 1790 का जो इनका ये आक्रमण होने वाला है, इस आक्रमण के लिए क्या तैयारी है तो वो देखनी है। राजा अगर पूछे तो सिंपल सी बात, रण बहादुर शाहजी राजा है। एक चीज याद रखेंगे,
अब राजा का जो संरक्षक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका संरक्षक है बहादुर शाह। पिछला वीडियो समझ लेना मेरा। बहादुर शाह दोस्तों कौन है? इसका चाचा है। हम लोगों ने देखा था कि जिस समय ये रण बहादुर गद्दी पर बैठा ये वाला शख्स, उस समय ये मात्र बहुत ही छोटा था, 2 या 3 वर्ष का था। ऐसे में वहां पर संरक्षक बनने के लिए युद्ध छिड़ गया था। युद्ध किसके बीच छिड़ा? भाई इसकी जो माता थी वो कह रही थी लक्ष्मी जी कि मैं बनूंगी संरक्षिका, लेकिन इसका जो चाचा था, चाचा ये था बहादुर शाह, ये कह रहा था नहीं मैं बनूंगा। लेकिन फिर उस युद्ध में ये हार गया और इसको दोस्तों देश निकाला दे दिया था। किसको? बहादुर शाह को। ये 2 नाम कंफ्यूज करते हैं हमें। तो बहादुर शाह को दे दिया क्या? देश निकाला दे दिया। बाद में फिर संरक्षिका इसकी मां बन गई, लेकिन इसकी मां भी कुछ समय पश्चात उनकी भी मृत्यु हो गई। तो फिर बहादुर शाह वापिस आता है और वापिस आने के बाद इसका फिर से संरक्षक बन जाता है। ऐसे में शुरू हो जाता है इसका खेल बहादुर शाह जी का। सब कुछ दिमाग इसका था दोस्तों। यही वो बहादुर शाह है जो हम किताबों में पढ़ते हैं कि बहादुर शाह के नेतृत्व में यहाँ पर कौन कौन लोग आए थे। बाकी ये रण बहादुर इसका भतीजा है, ये वहां का राजा है। बस राजा याद रखना, राजा रण बहादुर है, लेकिन बहादुर शाह ये 2 अलग अलग नाम है। इसने नेतृत्व किया। अब देखो बहादुर शाह इस समय इसके जो सरदार थे, इसके पास कुछ ऐसे लोग थे जो कभी भी युद्ध के लिए तैयार थे और बहुत ही दिमागी तरीके से ये युद्ध लड़ते थे दोस्तों। पराजय बिल्कुल भी नहीं हो रही थी इनकी। ऐसे में देखना है कौन कौन थे बहादुर शाह के पास सरदार। पहला आपको पता है अमर सिंह थापा जी, बहुत बड़ी भूमिका रहती है गोरखों के युद्ध में इसकी। दूसरा आपने नाम सुना होगा काजी जगजीत पांडे जी, ये याद कीजिएगा। याद 1790 के लिए आपको याद रखना है, जब गोरखे कुमाऊं पर आक्रमण कर रहे कौन कौन लोग थे। पहला याद रखना है बहादुर शाह, इसका नेतृत्व था और यही भेज रहा था। इसके सरदार अमर सिंह थापा, काजी जगजीत पांडे, शूरवीर सिंह थापा और सुब्बा जोगामल नारायण राव। ये सारे के सारे वो शख्स हैं जिन्होंने पहला ही जो कुमाऊं पर इनका आक्रमण हुआ सन 1790 का, उसमें इन्होंने सब लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जमीन जोज कर दिया चंद राजवंश को। तो समझ गए होंगे आप कि जब आक्रमण किया 1790 में, उस समय जो गोरखा राज्य था या जो गोरखा का प्रशासन था वो किस प्रकार का था और किस तरीके से तैयारी करके कौन कौन लोग आए थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये समझ गए होंगे। ये शख्स आपको याद रखने हैं, इन्हीं का पहले युद्ध में रोल था। जो 1804 का होगा, जो 1803-4 में यहां पर गढ़वाल पर इनका आक्रमण होगा, उस दौरान कुछ सिचुएशन अलग होगी। तो इंपॉर्टेंट होता है नाम, इनके नाम पूछता है किसके नेतृत्व में हुआ, कौन क्या कर रहा था। तो ये आपको दोस्तों अभी याद रखने हैं। बाकी जब मैं 1804 में जाऊंगा उस समय वहां की स्थिति रहेगी, जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे उस समय की कुछ अलग स्थिति रहेगी। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हुए अब हम लोगों को सीधा दोस्तों जाना है, यानी कि कुमाऊं पर अब इनका आक्रमण होने वाला। पूरी टीम देख चुके हैं हम लोग किसकी, गोरखा साम्राज्य की। कौन कौन लोग थे? राजा हमने देखा रण बहादुर शाह था, लेकिन इसका जो चाचा था बहादुर शाह, उसका संरक्षण था, उसने टीम बनाई थी। पूरे हमने देखे कौन कौन लोग साथ में थे, वो सब देखे। तो अब हम लोगों को चर्चा करनी है कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण की। तो आइए दोस्तों अब हम लोग गोरखा आक्रमण की कुमाऊं पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले ये सिंपल सी बात, वही बात कि भाई कुमाऊं पर आक्रमण के कारण क्या थे, मैंने फिर से लिखे हैं। नॉर्मली आप समझते हैं कि नेपाल की सीमा कुमाऊं से टकराना, इसके अलावा कुमाऊं को नेपाल राज्य का अंग बनाना था, ये एक पहला उद्देश्य था इनका। दूसरा, कुमाऊं में चंद राजवंश में अराजकता की स्थिति थी। भाई लगातार जो है वहां पर कभी कौन गद्दी पर बैठ रहा, कभी कौन, ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये भी एक अवसर इन्होंने लिया कि भाई आक्रमण करना चाहिए। अगला था कुमाऊं में आर्थिक स्थिति खराब और राजकोष भी इनका खाली था। ये सब पता है, ये सब जानकारी दे दी है किसने, हर्षदेव जोशी ने सारी डिटेल दे रखी है इनको कि भाई तुम वहां पर आ जाओ, बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है कुमाऊं राजवंश के पास, आर्थिक रूप से कंगाल है, ज्यादा तुम्हारे पास टिक नहीं पाएंगे और आत्मसमर्पण कर देंगे और आप जो है लूट कर ले जाना। ये प्लान था हर्षदेव जोशी का कि बाद में मैं गद्दी पर बैठूंगा। और दूसरा कारण था चंद शासकों का अयोग्य होना। सिंपल सी बात, अयोग्य थे। हर्षदेव जोशी का सिंहासन लालच और गोरखों को युद्ध के लिए आमंत्रित करना, ये कारण थे। सिर्फ कुमाऊं की बात हो रही है, बाकी मैंने पूरे उत्तराखंड पर अलग से समझाया था क्या कारण थे। ये कुमाऊं आक्रमण के लिए इनके उद्देश्य थे। आइए दोस्तों अब हम लोगों को चर्चा करनी है इनके कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण की। ये देख लीजिए, इस समय मैंने नॉर्मली आपको यहाँ का तो सिस्टम समझा दिया है कि उस समय जब इन्होंने सन 1790 में ये आक्रमण किया था, उस आक्रमण के समय दोस्तों गोरखा
किस किस प्रकार से इनका साम्राज्य दिख रहा था। मैंने राजा आपको बताया था, राजा रण बहादुर सिंह था, बहादुर शाह के नेतृत्व में हुआ। इसके सरदार अमर सिंह थापा, काजी जगजीत पांडे, शूरवीर सिंह थाका और सुब्बा जोगामल राय। ये तो टीम रही नेपाल की तरफ से, ये है नेपाल की तरफ से या गोरखों की तरफ से। अब हमको देखना है कि जब ये युद्ध लड़ा जाएगा, कौन सा, सन 1790 का भयानक युद्ध। अब हमको जानना है कि इस समय दोस्तों यहाँ पर कौन होंगे, इस कुमाऊं क्षेत्र में कौन होंगे। तो यहाँ की बात आप सुन लीजिए। यहाँ पर है चंद राजवंश, और इस चंद राजवंश में इस समय दोस्तों जो शासक हैं वो है गद्दी पर बैठे हुए महेंद्र चंद। महेंद्र चंद जी हैं, अंतिम शासक हैं इनके। ये चंद राजवंश की तरफ से लड़ेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसका जो चाचा है यानी कि लाल सिंह जी, इसका यहाँ पर एक रोल रहेगा, ये वाली बात। और दूसरा, एक तरफ से नेपाल, एक तरफ से कुमाऊं, बाकी गढ़वाल को छोड़ दीजिए, गढ़वाल अपने आप में मदमस्त है। इन दोनों का ये भयानक युद्ध होना है। युद्ध कब होना है? 1790 में होना है। तो आइए चलिए उस युद्ध पर भी प्रकाश डाला जाइए। देखिए दोस्तों, युद्ध को बाकायदा आपको मैं नक्शे के माध्यम से समझाऊंगा, और एक एक चीज आप इस नक्शे के माध्यम से यहां पर देखने वाले हैं। देखिए, इतना पता चल चुका है कि युद्ध होना किसके बीच है? गोरखों के बीच होना है, और सिर्फ कुमाऊं के बीच होना है। यह भी पता चल चुका है कि गोरखों के पास टीम में कौन कौन लोग हैं, कौन वहां का राजा है, और कुमाऊं में कौन राजा है, कौन कौन लोग हैं, कैसे लड़ेंगे, सब पता चल चुका है। अब देखना सिर्फ इतना है कि कैसे ये आक्रमण करेंगे, कहां पहले आक्रमण करते, कौन इनका सामना करता है, वो इंपॉर्टेंट है। उसी को मैं नक्शे के माध्यम से समझाऊंगा। ये जो नक्शा आपको दिख रहा है, ये नक्शा दोस्तों सबसे पहले आपको नेपाल का दिख रहा है, और इसी नेपाल से आक्रमण कौन करेंगे? यहां से आक्रमण होना है गोरखा राजा का, या गोरखाओं का आक्रमण। गोरखाओं का आक्रमण कहां पर होना है? सीधा उत्तराखंड पर होना है। और उत्तराखंड में दोस्तों यहां से इन्हें इस तरह से प्रवेश करना है। बीच में ये काली नदी है, और इस काली नदी को पार करते ही ये सन 1790 में सीधा धावा बोल देंगे कहां पर? उत्तराखंड पर। तो दोस्तों थोड़ा समझना है कि सबसे पहले कहां पर आक्रमण करते हैं, किस जगह पर पराजित करते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारा पिथौरागढ़ है, ये वाला। ये हमारा यहां पर दोस्तों बागेश्वर है, ये अल्मोड़ा है, ये चंपावत है, ये नैनीताल है। ये आप समझ गए होंगे। तो इनका जो आक्रमण होगा सबसे पहले पिथौरागढ़ के इस स्थान पर होगा। कहां पर होगा? इस जगह पर। और पिथौरागढ़ की कौन सी जगह है? तो दोस्तों गंगोली हाट आपको याद रखना है। इन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया था गंगोली हाट में, और गंगोली हाट का ये जबरदस्त जो आक्रमण था, यहां पर इनका जो सामना किया था खुद चंदों का जो राजा था यानी कि महेंद्र चंद। महेंद्र चंद ने गंगोली हाट में इनसे दोस्तों सामना किया था, और महेंद्र चंद बुरी तरह पर कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि महेंद्र चंद यहां पर जीत गया। कहां पर? जब महेंद्र चंद ने सामना किया गंगोली हाट में, तो कहते हैं कि महेंद्र चंद वहां पर विजय हो गया था। लेकिन दोस्तों इन्होंने अलग अलग टुकड़ों में आक्रमण किया था। एक तो पिथौरागढ़ से आक्रमण किया है, और दूसरा आक्रमण इन्होंने कहां से किया है? दक्षिणी क्षेत्र से आक्रमण किया है। ये जो दक्षिणी वाला आक्रमण था, ये सीधा इन्होंने काली कुमाऊं यानी कि चंपावत पर किया। चंपावत के बाद थोड़ा सा इस जगह पर इनसे युद्ध लड़ा था। किसने? लाल सिंह ने। लाल सिंह कौन था? महेंद्र सिंह का चाचा था। लेकिन लाल सिंह बुरी तरह से दोस्तों पराजित हो जाता है, और भागकर तराई में आ जाता है। लाल सिंह तो भागकर तराई वाले क्षेत्र में आ गया है। कहां से? यहां से ये तराई क्षेत्र में आ गया। लेकिन इस खबर, जब ये खबर किसके पास पहुंची? महेंद्र चंद के पास पहुंची कि लाल सिंह है और जो आपकी सेना है वो पराजित होकर भाग गई। तो ऐसे में डर के मारे महेंद्र चंद भी यहां से कुमाऊं को छोड़कर, अल्मोड़ा को छोड़कर तराई क्षेत्र में आकर भाग गया, और इनको आसानी से मौका मिल गया गंगोली हाट। ये देख लीजिए, मैंने आपको यहां पर भी समझाया है कि ये पिथौरागढ़ का नक्शा है, और पिथौरागढ़ के इसी गंगोली हाट में सबसे पहले इन्होंने आक्रमण किया था। इस गंगोली हाट में महेंद्र चंद ने दोस्तों इनसे लोहा लिया था, और कुछ इतिहासकार लिखते हैं महेंद्र चंद जीत गया था। लेकिन दूसरा आक्रमण इनका कहां पर हुआ? यहां पर देखिए, ये नक्शे में आप ये वाला दूसरा अभियान इनका हुआ दोस्तों इस समय ये वाला हवाला बाग पर। और हवाला बाग आपको दिख रहा है, ये अल्मोड़ा का नक्शा है। हवाला बाग पर फिर पराजित विजय हासिल करने के बाद इन्होंने पूरा अल्मोड़ा अपने अधीन कर लिया, अर्थात पूरा की पूरा चंद राजवंश इनके अधीन आ गया।
ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी इस युद्ध में गोरखा शासकों को या फिर गोरखा सैनिकों को। सिंपल सी बात, बहुत ही जबरदस्त टीम थी गोरखों के पास, और इधर कुमाऊं की जो आर्थिक स्थिति बहुत बेकार थी, सैन्य शक्ति बहुत बेकार थी, शासक अयोग्य शासक थे, और इसीलिए ये गोरखा आक्रमण को झेल नहीं पाए। और दोस्तों गोरखों ने फिर अधिकार कर दिया इस पूरे कुमाऊं क्षेत्र पर। तो इस तरह से सन 1790 में गोरखों ने कुमाऊं क्षेत्र को विजित किया था। तो ये दोस्तों उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे किस तरह से इन्होंने अभियान किए, कहां से और सर्वप्रथम कहां पर प्रवेश किया, कहां पर किसको पराजित किया, और फिर अंत तो इन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया दोस्तों कुमाऊं पर। तो कुमाऊं सन 1790 में चले गया किसके पास? गोरखों के पास चले गया, यानी कि अब चंद राजवंश का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो गया। चंद राजवंश इसके बाद कभी दोबारा स्थापित नहीं हो पाया। यहां पर गोरखा राजवंश 1815 तक शासन करता रहा, और 1815 के बाद फिर यहां पर अंग्रेजों के जब अंग्रेज आगमन होता है तो ये अंग्रेजों के अधीन चले जाता है, और कुमाऊं रियासत उन्हीं के अधीन चले जाती है अंग्रेजों के। तो ये मैंने अभी आपको समझाया कि किन परिस्थितियों में गोरखों ने आक्रमण किया था और कैसे आक्रमण किया था। अब दोस्तों हम लोगों को बात करनी है कि कुमाऊं पर गोरखा अधिकार की जो अधिकार एवं जो प्रारंभिक कार्य थे, अब हम लोगों को उस पर चर्चा करनी है कि गोरखों का अधिकार तो हो गया, लेकिन अधिकार होने के पश्चात कुमाऊं में आते ही इन्होंने किस प्रकार से काम किया और क्या क्या इन्होंने नीतियां बनाई। कुमाऊं पर बात हो रही है सिर्फ, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक चीज दोस्तों ध्यान से समझेंगे, आगे बढ़ते हैं इस पर। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग कुमाऊं पर इनके काम की बात करें तो दोस्तों सर्वप्रथम यानी कि कुमाऊं में गोरखों का बंदोबस्त हुआ। भाई मान लीजिए गोरखों के अधीन पूरी कुमाऊं की भूमि चली गई, अब इनको क्या करना है? भाई इनका राजपाट तो पूरा नेपाल में है, इसको तो सिर्फ इस्तेमाल करना है इन्होंने किसके लिए? आमदनी के लिए, पैसों के लिए। और पैसे कैसे आएंगे? तो पैसे आएंगे जनता से। कहां से? कृषि से। कृषि माध्यम था, तो इसके लिए इनको एक कर प्रणाली व्यवस्थित करनी थी और बाकायदा भू व्यवस्था करवानी थी। तो दोस्तों सबसे पहले इन्होंने क्या किया? इन्होंने भू व्यवस्था करवाई, और ये जो भू व्यवस्था थी सन 1791-92 की, ये भू व्यवस्था किसके रूप में हुई? तो थोड़ा आपको समझना होगा। देखिए, अगर हम लोग बात करें कुमाऊं की, ध्यान से समझिएगा कि कैसे और किन परिस्थितियों में इन्होंने काम करना शुरू किया। तो ये कुमाऊं वाला क्षेत्र ये चले गया अब गोरखों के अधीन, यानी कि अब ये पूरा नेपाल सहित जो है गोरखा राज्य यहां पर स्थापित हो गया। जब गोरखा राज्य सन 1790 में कुमाऊं में स्थापित हुआ तो इन्होंने दोस्तों यहां पर अपना स्थायी राज स्थापित किया, और यहां पर मैंने आपको कहा था एक इनका पद था सूबा पद। ये जो सूबा पद था ये एक तरह से दोस्तों इनका क्या हुआ करता था, जैसे राज्यपाल या फिर प्रांतपति, जो प्रांत जीते थे इन्होंने उन सभी प्रांतों में इनका एक अधिकारी होता था जिसे सूबा कहा जाता था। और यही सूबा अब यहां पर भी नियुक्त होगा, क्योंकि ये भी इनका एक प्रांत बन गया था कुमाऊं भी। तो जब ये प्रांत बना तो पहला सूबा जो यहाँ का नियुक्त हुआ, आपने नाम सुना होगा जोगामल। तो जोगामल दोस्तों इनका पहला सूबा यहां पर कुमाऊं का नियुक्त हुआ, और इसी जोगामल ने फिर प्लान बनाया कि भाई मैं कैसे यहां से आय करूंगा। तो आय के लिए जरूरी था इसको इस क्षेत्र में भू व्यवस्था करवानी। तो इसने दोस्तों सबसे पहली गोरखों की तरफ से भू व्यवस्था करवाने का श्रेय किसको जाता है? सूबा जोगामल जी को जाता है। जोगामल ने पूरी भू व्यवस्था करवाई, और अंत तो दोस्तों इसने क्या किया? 20 नाली में बांट दी यहाँ की जमीन। इसने पूरे गांव का करवाया, और 20 नाली में इसने कि प्रत्येक 20 नाली से मैं क्या करूंगा? 1 रुपए आपसे कर लूंगा। तो प्रत्येक 20 नाली में 1 रुपए कर इसने तय किया, और 1 रुपए कर ले जाना इसने यहां से शुरू किया। और इसमें दोस्तों जो जोशी लोग थे उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इनके साथ, और जोशियों ने बढ़ चढ़कर इस भू व्यवस्था में भाग लिया था। इसके अलावा और भी यहाँ पर इन्होंने कर लगाए। मैं बाकायदा गोरखों की कर प्रणाली अलग से भी पढ़ाऊंगा, लेकिन इस तरह से दोस्तों इनकी ये शुरुआत हुई, यानी कि कुमाऊं में गोरखा बंदोबस्त के साथ। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा भी है बाकायदा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, उन फैक्टों को आप यहाँ पर देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। कुमाऊं विजय के पश्चात नेपाल शासक कुमाऊं की भागडोर सूबा जोगामल को सौंपी। सूबा गोरखा शासक में एक पद था जो राज्यपाल अथवा प्रांतपति को कहा जाता था। जोगामल कुमाऊं का पहला सूबा नियुक्त हुआ। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कुमाऊं का सूबा पहला कौन नियुक्त हुआ था, तो जोगामल जी नियुक्त हुए थे। इसके अलावा जोगामल ने कुमाऊं में गोरखों की तरफ से पहली भू व्यवस्था करवाई थी, इसी को श्रेय जाता है। और कुमाऊं के सभी गांवों पर कर निर्धारित कर दिया था, जिसमें इसने प्रत्येक जो आबाद गांव था
उसकी जमीन को प्रति बीसी यानी कि 20 नाली जमीन पर 1 रुपए टैक्स निर्धारित कर दिया था। सब लोग जो है 20 नाली पर 1 रुपए देंगे। जोशियों ने जोगामल की भू व्यवस्था में खूब मदद की और निम्न प्रकार के और भी कर लगवाने में मदद की। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मांगा कर। ये मांगा कर दोस्तों जो वयस्क होता था, वयस्क व्यक्ति से मांगा कर ये लिया करते थे। इसके अलावा गरही पिछही कर यानी कि घर परिवार से 2 रुपए। ये जो मांगा कर था याद रखिएगा 1 रुपए लिया जाता था प्रत्येक व्यक्ति से। अब जो घर परिवार है, अब प्रत्येक घर परिवार से 2 रुपए भी लगेगा, एक घर से 2 रुपए देगा। फिर तीसरा था गांव कर। गांव कर यही जो मैंने इस पर चर्चा की आपकी, यानी कि 20 नाली से 1 रुपए लिया जाता था। तो ये इन्होंने, इसके अलावा और भी बहुत सारे गोरखों की कर प्रणाली है जिन्हें मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैंने यहां पर चर्चा की शुरुआती चरण में कि जैसे ही गोरखों ने यहां पर अधिपत्य स्थापित किया, कुमाऊं में यहाँ का जो प्रांत था इनका, गोरखों ने यहाँ पर जोगामल को सूबा नियुक्त कर दिया और जोगामल ने यहाँ पर पहली भू व्यवस्था करवाई। क्लियर हो गया, इस तरह से काम चला। इसके अलावा दोस्तों अब अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद अब यहाँ पर क्या हुआ, अब हर्षदेव जोशी की चाल फिर से चलनी होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि हर्षदेव जोशी ने सन 1790 में गोरखों को आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। और दोस्तों हर्षदेव जोशी ने सोचा था कि ये यहाँ पर आक्रमण करेगा और यहाँ पर क्या लेगा, कुछ भी लूट लाट के ले जाएगा, यहाँ पर रहेगा नहीं, इसके पास तो अपना नेपाल साम्राज्य इतना बड़ा है। लेकिन उलट हो गया पासा भाई, उसने यहीं पर अपनी गद्दी स्थापित कर दी, उसने तो अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। इसके लिए बहुत बड़ी टेंशन। किसके लिए? हर्षदेव जोशी। क्योंकि हर्षदेव जोशी तो खुद कुमाऊं की गद्दी चाह रहा है। अब कुमाऊं की गद्दी हम लोगों ने देखा था पहले, जब प्रद्युमन शाह के पिता थे यानी कि ललित शाह, उनको भी आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था कि चंद राजवंश में आक्रमण कीजिए। ललित शाह ने आक्रमण किया और मोहनचंद को भगा दिया, लेकिन ललित शाह ने भी क्या कर दिया, वहां का राजा बना दिया अपने बेटे प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद। उस समय भी समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि ये राजा खुद बनना चाहता था, लेकिन राजा बन गया प्रद्युमन चंद। प्रद्युमन चंद के जाने के बाद अब इसने नेपाल के साथ ये चाल चली, लेकिन नेपाल गोरखों ने भी क्या कर दिया, इन्होंने भी कुमाऊं में स्थायी रूप से अपना शासन स्थापित किया। अब इसके पास जो है ये परेशान होने लग गया कि भाई ये तो यहीं पर अड़ गए, अब इनको कैसे यहां से निकाला जाए, कैसे मैं चंद राजवंश की गद्दी प्राप्त करूं। भाई चाणक्य भी है, इसके अलावा विभीषण भी है, घर का भेद इधर से उधर करता जा रहा है, खोखला करवा दिया पूरा उत्तराखंड। अब इसने एक नई चाल चल दी। नई चाल क्या चल दी दोस्तों, तो नई चाल इसको लगा कि भाई ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये कुमाऊं तो मुझे चाहिए, जो गढ़वाल राज्य है, गढ़वाल राजवंश में बुरी स्थिति है इस समय, लेकिन खूब फला फूला है, तो मैं इनको एक निमंत्रण देता हूं कि पास में जाइए, गढ़वाल राज्य पर आक्रमण कीजिए, वहां का साम्राज्य स्थापित कीजिए, यहाँ तो कुछ नहीं है, मुझे सौंप दीजिए आप। तो इसने दोस्तों प्लान बनाया हर्षदेव जोशी ने कि अब गोरखों को मैं उकसाता हूं गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए। और दोस्तों गोरखे तैयार भी हो गए, क्योंकि सारी गढ़वाल की जो कमियां हैं वो जानता है हर्षदेव जोशी, और इसने बता भी दी होगी कि वहां ये है वो है, आप जाइए आक्रमण कीजिए, खत्म कीजिए काम। तो इसने सारी कमियां बताई और यहीं पर दोस्तों फिर सन 1791 में तुरंत 1 साल बाद गोरखों ने गढ़वाल पर भी धावा बोला था। हालांकि इस दौरान गोरखे गढ़वाल को अपने अधीन तो नहीं कर पाए, लेकिन गढ़वाल पर जबरदस्त आक्रमण किया और गढ़वाल की कमर तोड़ दी थी आर्थिक रूप से दोस्तों। तो ये सारे काम कौन करवा रहा है? हर्षदेव जोशी। किसके लिए करवा रहा है? सिर्फ अपने लालच के लिए करवा रहा है। तो हर्षदेव जोशी इतनी बड़ी भूमिका निभा रहा है, बिल्कुल इधर से उधर जो है पूरा की पूरा तहस नहस करवाता जा रहा है। तो यहां पर दोस्तों मैं इस पर तो चर्चा बिल्कुल नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये जो गोरखों का गढ़वाल पर आक्रमण है, इसको मैं आपको बिल्कुल अलग से पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद ही मैं एक वीडियो लाने वाला हूं, यानी कि गोरखों का गढ़वाल पर आक्रमण। छोटी वीडियो होगी दोस्तों, दोनों छोटी वीडियो में अच्छा भी लगता है पढ़ने पर। अगर मैं पूरी एक वीडियो बनाता तो आपको मजा नहीं आ पाता, इसलिए मैं गोरखों का गढ़वाल पर आक्रमण 1791 का अलग से पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ आप मजा लीजिए कुमाऊं पर आक्रमण का। कुमाऊं जीत लिया है, कुमाऊं में काम करना शुरू कर दिया है हमने, देख लिया, भू व्यवस्था करवा दी। अब इसके अलावा और क्या क्या इनके कारनामे दिखेंगे, तो उन कारनामों पर चर्चा करते हैं। आइए इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं, और चर्चा होगी दोस्तों अब इस घटना पर। ये बहुत बड़ी घटना है, नरशाही का पाला, नरशाही का मंगल, या फिर मंगल की रात सन 1793 की बात। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना है, और ये गोरखों के द्वारा ही कुमाऊं में ये इस घटना को अंजाम दिया गया। इतिहास में इसे इन नामों से याद किया जाता है कि नरशाही का पाला, नरशाही का मंगल, नरशाही की रात के नाम से। तो दोस्तों इसको समझेंगे कि क्या था ये नरशाही का मंगल। आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को चर्चा, देखो कुमाऊं पर ही चर्चा करनी है, क्योंकि गढ़वाल से अभी लेना देना कुछ नहीं है।
हम लोगों ने देखा कि सबसे पहला जो 1770 में जो कुमाऊं का सूबा नियुक्त हुआ था वो कौन नियुक्त हुआ था, यानी कि जोगामल बना था। समझ गए थे हम लोग, जोगामल था। जोगामल ने बेचारे ने काम अच्छे से किया, ज्यादा अत्याचार यहाँ पर नहीं किया, इसने व्यवस्था करवाई, ज्यादा अत्याचारी नहीं था, अपना काम करके निकल गया, इसका कार्यकाल हो गया पूरा। अब यहाँ पर आ गया कौन, इसके पश्चात 1793 में अब कुमाऊं का सूबा हो गया चेंज, और सूबा कौन आ गया, नरशाही आ गया। यहां पर अब नरशाही आ चुका है, नरशाही जी। और ये जो नरशाही है दोस्तों, ये बहुत ही अत्याचारी था, इतना ज्यादा अत्याचारी था कि कुमाऊं में इसने जहां तक सीमा हो सकती है वहां तक इसने अत्याचार किए। अत्याचार के रूप में ही इसको याद किया जाता है नरशाही जी को। अब इस नरशाही ने क्या किया, जोगी नरशाही जी ने, जैसे ही यहाँ का इसके पास सूबा का पद दिया गया, ये तरह तरह के प्लान बनाने लग गया। एक तो शोषण कर रहा प्रजा के ऊपर। अब शोषण करते हुए शुरुआत में जब प्रजा के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे थे तो कुछ लोग ऐसे थे इस समय दोस्तों, इस चंद राजवंश में भी, चंद राजवंश क्या, यहाँ कुमाऊं में, जो बहुत बड़ी बगावत कर सकते थे। इतनी बड़ी बगावत कर सकते थे कि इस नेपाल के साम्राज्य को उखाड़ कर भी फेंक सकते थे। तो वो जो लोग थे उससे बहुत ज्यादा डर गया था ये नरशाही। ये लोग कौन थे दोस्तों, क्या ये नरशाही था? तो आइए मैं आपको अब इसी को समझाता हूं, आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए इस समय हुआ क्या, जब यहां पर दोस्तों थोड़ा सा पीछे बैक ले जाऊंगा, चंद राजवंश स्थापित था। तो चंद राजवंश ने, जो चंदों के राजा थे, उन लोगों ने यहाँ पर कुछ सैनिकों को हिमाचल से मंगवाया था, जो बहुत ही हष्टपुष्ट, लंबे चौड़े, बलवान थे और सेना के लिए प्रबल थे। उनको इसने, चंद राज शासकों ने बुलाए थे। कहाँ से? तो इसके लिए जाना पड़ेगा हमको ये एचपी क्षेत्र में, यानी कि इस हिमाचल वाले क्षेत्र से इसने बुलाए थे। और हिमाचल का जो क्षेत्र था दोस्तों, जैसे कांगड़ा के आसपास का क्षेत्र, या फिर जो नागरकोटी वाला क्षेत्र है, नागरकोटी, और इनको दोस्तों नागरकोटी के नाम से ही जाना जाता था। इन लोगों को चंद राजवंश में चंद शासकों ने अपनी सेना में नियुक्त किया था। और चंद शासकों ने जब अपनी सेना में नियुक्त किया था तो बहुत सारे अभियानों में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इस समय देखो क्या हुआ समस्या, गोरखा राजवंश स्थापित हो गया था, लेकिन ये जो यहाँ पर, इनको यहाँ पर जो है नागरकोटी के नाम से ही जाना जाता था दोस्तों, नागरकोटी। कौन? जो ये बाहर से एचपी से आए हुए सैनिक थे चंदों के समय, तो नागरकोटी के नाम से जाने जाते थे। अब क्या हो गया था, बहुत पहले से आए थे तो यहीं पर इन्होंने घुल मिल गए थे, शादी विवाह कर दिए थे, तो यहीं पे हो गए थे। ऐसे में इन लोगों से बहुत बड़ी चुनौती, ये लोग क्या करते थे, कहा जाता है कि ये लोग यहाँ के स्थानीय लोगों को भड़काते थे गोरखों के खिलाफ, और ये लोग जो है आवाज उठाते थे। तो इसको समस्या हो गई, किसको, यानी कि नरशाही को, कि जो ये नागरकोटी है, जो ये बाहर के लोग हैं, इनको चुन चुन के मारना पड़ेगा। और मारना कैसे पड़ेगा तो दोस्तों इसके लिए प्लान क्या बनाया गया, इनकी थोड़ी सी विशेषताएं थी अलग टाइप की नागरकोटी की। क्या विशेषताएं थी? पहली बात दोस्तों, इनके जो बाल है ये अपने बालों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। कैसे? लंबे बालों के लिए। इनके जो बाल होते थे ये काफी लंबे बाल रखते थे, जुल्फे होती थी, बहुत बड़ी बड़ी लंबे लंबे जुल्फे, और उसी के उससे ये पहचाने जाते थे। जितने भी ये सारे यहाँ पर नागरकोटी के थे, सबके बड़े बड़े बाल होते थे, और इनको इसी तरीके से इन्होंने पहचाना। और इसके लिए दोस्तों एक प्लान बनाया इस नरशाही ने, और कहा अपनी सेना को, भाई इसके सेना में बड़े बड़े लोग थे, इस तरह कालू पांडे जी बहुत इंपॉर्टेंट इसका सेनापति था, उसने बड़ी भूमिका निभाई। तो इन्होंने कहा कि इनके लिए एक प्लान बनाओ, एक दिन तय करो, और उस दिन को, रात को जब भी ये दिखते हैं इनको वहीं पर मार दो, बिल्कुल तराई तराई मचा दो पूरे क्षेत्र में। और दोस्तों फिर ऐसा प्लान बना, और इस प्लान में ये जहां पर भी इनको लंबे बालों वाले दिखने शुरू हो गए, उनको जो है वहीं पर जो है उनकी हत्याएं शुरू हो गई, वहीं पर मारधाड़ शुरू हो गई। इसी घटना को उत्तराखंड के इतिहास में नरशाही का पाला और नरशाही का मंगल इसलिए कहते हैं कि जिस तिथि को ये दिन चुना गया था उस दिन दोस्तों मंगलवार था, इसलिए इसे नरशाही का मंगल के नाम से जाना जाता है, या मंगल की रात के नाम से जाना जाता है। 1793 की बात है। तो बिल्कुल समाप्त। जब इनको दोस्तों देखो इतना भय आ गया था कि जब इनको पता चलने लग गया तो बेचारों ने, जिनके लंबे लंबे बाल थे, किसी ने दरातियों से, किसी ने चाकू से, किसी ने खूंकरी से अपने बालों को काटना शुरू कर दिया। कोई सन्यासी बन गया, क्योंकि नहीं पता चल गया था अब कि जो हम लोग हैं हमें को मारा जा रहा, टारगेट किया जा रहा। तो इतना बड़ा कांड करवाया था किसने, यानी कि नरशाही जी ने। बहुत अत्याचारी था भाई,
बहुत ही ज्यादा, हम तो कल्पना ही कर सकते थे। तो इतना जबरदस्त तरीके से इनका जो है इन्होंने हत्याएं करवाई, और यही था दोस्तों हमारा नरशाही का पाला, नरशाही का मंगल, नरशाही की रात, जो मैंने आपको इस समय समझाई। आगे होगी समझ आपको बात। आगे बढ़ते हैं अगले उसमें। अब इसके बाद दोस्तों दूसरा काम ये था कमीनों की हत्या। ये भी दोस्तों इसी नरसिंह ने करवाई। भाई नरशाही बहुत ही कमीना आदमी है, समझ गए आप। इसने जो है बिल्कुल त्राही त्राही मचा दी है। बिल्कुल भी जो मेरे नेपाल के भाई बंधु हैं, जो दोस्त लोग हैं, आप बिल्कुल भी ये चीज ना लीजिए। देखो ये इनका अपना जो गोरखा राज्य था, ये लोग साहसी थे, अपने साहस के दम पर क्योंकि उस समय चलता ये था भाई, जिसके पास जितनी पावर है वो जैसे भी राज्य को हड़पना चाहता है वो राज्य हड़प सकता था। कोई लोकतांत्रिक सिस्टम नहीं था, तो उस समय ये सिस्टम होता था। लेकिन कुछ नियम होते हैं, अत्याचारी उस तक जाना, तो ये वास्तव में नेपाल का इस समय उत्तराखंड में ऐसा देखने को मिला दोस्तों, है ना। तो अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद सिचुएशन क्या हुई, यानी कि ग्रामीण व कमीणों की हत्या सन 1793 में क्या हुआ। तो देखो, जब यहां पर नरसिंह जी का चल रहा है बोलबाला, ये नरशाही जी का, ये जो नरशाही है ये सूबा है और पूरी पावर है दोस्तों इसके पास। अब इस नरशाही ने क्या कर दिया था कि टैक्स वसूलने के लिए इसको बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। भाई इतने बड़े पूरे क्षेत्र, देखो भू व्यवस्था तो करवा के जोगामल चले गया, लेकिन टैक्स कैसे वसूला जाए, सबसे इतने बड़े क्षेत्र, लगभग 1500 गांव थे। इन 1500 गांव से टैक्स वसूलने में बड़ी परेशानी आ रही थी। तो इसने क्या कर दिया, गांव के जो ग्रामीण थे उनको एक पद दिया। कौन सा एक पद बनाया, कमीण पद। और ये जो कमीण होते थे, कमीण लोग, ये पद है दोस्तों कमीण, ये क्या होते थे, टैक्स वसूलने वाले एक तरह से अधिकारी होते थे। तो कमीण लोग टैक्स वसूलते थे। लेकिन अब क्या हुआ, इसने इनको बना दिया। अब ये लोग, और उसने टैक्स लगा रखे इतने ज्यादा, टैक्स इतने बढ़ा दिए इसने, इतना शोषण कर दिया कि ग्रामीण लोग दे ही नहीं सकते थे। कहां से देंगे जब सारा लूट लिया, इतने टैक्स लगा दिए, अब जब कुछ बचा ही नहीं तो कहां से टैक्स देंगे भाई ये लोग। तो टैक्स देना और लेना ये जिम्मेदारी थी दोस्तों किसकी, इन कमीणों की। लेकिन अब ये बेचारे कमीण गांव के लोग होते थे, इनको कमीण बनाया। अब ये जब टैक्स मांगेंगे, जब होगा ही नहीं कहां से देंगे, तो ये जो है लगभग फेल हो गया इनका तंत्र, क्योंकि मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं था लोगों के पास, खत्म कर दिया, लूट लाट के शोषण कर दिया पूरा। तो फिर इस नरशाही को क्या हुआ, इसका दिमाग खराब हो गया। इसने कहा कि ये कमियां किसकी है, इनकी कमियां है, इन कमीणों की। और इन कमीणों को जो है एक जो है कुछ बहाना लगाओ कि सब कमीण जो है एकत्रित हो जाए और हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे कैसे टैक्स लिया जाए। तो एक जगह स्थान पर इनको बुलाते हैं और इनकी सबकी हत्या करवा देते हैं। तो ऐसा ही प्लान बनाया गया, सब कमीणों को बुलाया गया, एक स्थान पर बेचारे एकत्रित हुए और इन सब की हत्या करवा दी गई। और ये था कमीणों की हत्या। देखो नरशाही कितना जो है निर्दयी आदमी है दोस्तों, है ना। तो जो भी है देखो, ठीक हो, पढ़ना है हमको। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये भी समझा दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ये इंपॉर्टेंट चार्ट बनाया है और इस इंपॉर्टेंट चार्ट को आप लोगों को समझना है। यहाँ पर जब उत्तराखंड में या कुमाऊं में गोरखों का राज्य स्थापित हुआ, तो मैंने कहा सूबा, क्योंकि प्रांत बन गया था उनका, तो प्रांत में उनके क्या होंगे, सूबा। सूबा एक पद था, जैसे राज्यपाल या प्रांतपति वो नियुक्त होगा। तो जो जो सूबा कुमाऊं में नियुक्त हुए, क्या काम किए, उन पर मैंने एक चार्ट बनाया है और मैं उनको यहाँ पर लिखा हूं। देखो दोस्तों, जोगामल ने कुमाऊं में भू व्यवस्था करवाई थी। तो पहला जो यहाँ का सूबा जो पहला बना था वो था जोगामल। और जोगामल 1791 से सन 1793 ईस्वी तक ये कुमाऊं का सूबा रहा और इसी ने दोस्तों यहाँ पर यह व्यवस्था करवाई थी और कुमाऊं का पहला सूबा कहलाया। इसके बाद जो दूसरा था वो था यही जिसको हमने पढ़ा, नरशाही। 1793 से 94 एक साल रहा, लेकिन इसने इतना बड़ा शोषण करके चले गया, इतना अत्याचार करके चले गया कि इसको अत्याचारी के नाम से ही जाना जाता है। इसने दोस्तों देख लो यहाँ अत्यंत अत्याचारी था तथा इसने नरकोटियों की हत्या करवाई। इसके अलावा दोस्तों इसे इतिहास में नरशाही का मंगल और सूसरक कमीणों की हत्या करवाई। इसके अलावा अगला जो था वो अजब सिंह खवास था। इसे याद रखना, जो ये अजब सिंह खवास, अगर कभी क्वेश्चन बने कि कौन 2 बार उत्तराखंड में कुमाऊं में सूबा बना था, तो इसी को 2 बार मौका मिला था। एक बार अजब सिंह जो है 1794 में बैठा और दूसरी बार देख लो दोस्तों 1799 से 1800 ईस्वी तक इसको फिर से मौका मिला था। और फिर उस दौरान इसने अलग काम नहीं किया था, वो जाने के बाद में। इसके बाद दोस्तों अमर सिंह थापा, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1795 से 96 ये सूबा बना। फिर अगला बना परवल राणा 96 से 97 तक। अब आपको याद रखना है इस बामशाह को, ये बामशाह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सन 1797 से 99। बामशाह जो सूबा था, नरशाही, बामशाह, जोगामल, कुछ इंपॉर्टेंट है जिन्होंने कुछ काम करवाए थे, जो अपने कामों के लिए प्रसिद्ध हुए, तो उनको याद रखना है। तो बामशाह क्यों याद रखेंगे, अभी तक देखो
उत्तराखंड में चंद राजवंश था कुमाऊं में। चंद राजवंश के टाइम पीरियड पर हमने देखा ब्राह्मणों की कितनी रिस्पेक्ट हुआ करती थी, ब्राह्मणों को पूजा जाता था, समझ गया आप। तो ब्राह्मणों की बहुत बड़ी रिस्पेक्ट थी चंद राजवंश। लेकिन जैसे ही ये आए यहाँ पर गोरखी, इन्होंने कहा अरे भाई क्या ब्राह्मण, इन्होंने सीधा टैक्स लगा दिया। और टैक्स किसने पहली बार लगाया? तो इसी बामशा ने ब्राह्मण पर कुशही नामक टैक्स लगाया था। कौन सा? यहां देख लीजिए दोस्तों कि ब्राह्मणों पर कुशही नामक कर लगाया था और 5 रुपए प्रति जून लगाया था, 5 रुपए। तो ब्राह्मणों पर कर लगाने वाला पहला शासक बामशा, इसलिए याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसके बाद दोस्तों बामशा के बाद यहां पर अजब सिंह खवास दोबारा सा बैठा। देखो अजब सिंह खवास के समय थोड़ा सा एक चीज याद रखेंगे, दूसरी बार कुमाऊं का सूबा बना तथा इसने ब्राह्मणों के लिए कहा था। देखो ब्राह्मणों ने जब कहा होगा कि भाई ब्राह्मणों से काम नहीं करवाते, ब्राह्मण ये है वो है, कुछ नियम निकाल, क्योंकि नेपाल भी तो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म तो ये भी जानते थे गोरखे लोग क्या है, लेकिन थोड़े अत्याचारी हो गए थे। अब इन्होंने क्या कहा? देखो कि कहा जब ब्राह्मणों ने कहा कि हम तो काम नहीं कर सकते, ब्राह्मण से आप काम नहीं करवा सकते, आप हिंदू धर्म मानते ये है वो, तो इसने कहा कि देखो भाई ब्राह्मणों की पूजा पैरों की जाती है, ना कि ब्राह्मणों के सर की जाती है। अर्थात जो सामान उठाना है वो तुमको पैरों पर नहीं उठाना है, सर पर उठाना है, तो सर पर लेकर चलिए। तो इसने ये कथन कहा था। देखिए इसने जो है ब्राह्मणों के लिए कह दिया था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, इसलिए बोझ जो है सर पर रखो। तो ये दोस्तों इस तरह से जो है गद्दे पर बैठता है और ये काम करवाता है। अगला इसके बाद जो था धौकल सिंह बनियाल, ये बैठता है। ये भी दोस्तों बहुत अत्याचारी था, ये अत्याचारी भी रहा और अत्याचारी इतना था, दूसरा थोड़ा क्रूर प्रकार का था। कौन? ये धौकल सिंह जी 1800 से 1801 के बीच था। ये इतना ज्यादा अत्याचारी और इतना ज्यादा क्रूरी था कि इसी के सेनाओं ने जब वेतन वृद्धि के लिए थोड़ी सी मांग की कि भाई वेतन बढ़ा दे, तो इसने जो है उनके साथ शोषण कर दिया और सैनिकों का पारा घूम गया और सैनिकों ने ही इसकी हत्या करवा दी कि ले भाई तेरा भी काम हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने कुमाऊं में किसका अध्ययन किया? यानी कि कुमाऊं में हम लोगों ने पढ़ा गोरखा साम्राज्य। उम्मीद करता हूं कि जो गोरखा साम्राज्य कुमाऊं में मैंने आपके सामने लाया, मैंने पूरी डिटेल से जो जो चीजें हैं दोस्तों आपके सामने रखी है। इसके बाद अब हम लोग सीधा बढ़ेंगे, यानी कि जो मैं अगली वीडियो आपके सामने लाऊंगा वो गोरखों का गढ़वाल पर आक्रमण होगा। उस आक्रमण को पूरा समझेंगे, क्या कारण थे, कैसे हुआ, कौन कौन लोग थे, गढ़वाल की तरफ से कौन लोग थे, गोरखों की तरफ से कौन थे, क्यों आक्रमण हुआ, क्या परिणाम निकले, वो सब चीजें उस वीडियो में मैं लेकर आऊंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। बाकी दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।